Hello everyone and welcome all. I am Sambhashini Gore and your wait is over for the Marathon Calcarea Carbonica. Yes, we are going to cover all the 4 books of our Materia Medica, Niranjan Mohanty, Alan's Keynote, J.D. Patil and S.K. Dubey with my self-made notes, a concise notes including all the books. इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं वो सारे के सारे ये चारों बुक्स को कवर करते हुए बनाए हैं, तो जिससे कि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। तो आओ हम शुरू करते हैं आज हमारी मेडिसिन कैल्केरिया कार्बोनिका। तो देखो ये जो इमेज है ना, बस इसके जो बीच वाली लेयर दिख रही है आपको, ऑयस्टर शेल की बीच वाली लेयर से बनती है हमारी ये मेडिसिन कैल्केरिया कार्बोनिका। अब सवाल ये आता है ये तो भैया एनिमल किंगडम हो गया, नहीं, ये उसके प्रोडक्ट से बन रही है, ठीक है। ये मिनरल है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दिस इज अ मिनरल किंगडम, ओके। तो कंफ्यूज मत हो ना, ये हमारी मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। एंड ट्रस्ट मी, दीज नोट्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट नोट्स फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैल्केरिया कार्बोनिका। कॉमन नेम सिनोनियम, भाई तेरा नाम तो बता। कैल्केरिया ऑस्ट्रेरियम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ लाइम। तो देखो इतने नामों से इन्हें जाना जाता है और इन्हें पुकारा जाता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है। सोर्स है इसका मिनरल किंगडम, प्रिपरेशन है इसका मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर, जो हमारा ऑयस्टर जो हमारी सीप होती है, सीप के मिडिल लेयर से बनाई जाती है ये मेडिसिन कैल्केरिया कार्बोनिका, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। भैया शादी करने के पहले लड़के का खानदान पूछ लेना, है ना, समझे लड़कियों। लड़के तुम भी पूछ लेना, पता चला डिवोर्स के नाम पे तुमसे पूरे पैसे भी ले गई तुम्हारे, है ना। तो ऐसे लड़कियों से ना लड़के शादी करें, न लड़कियां ऐसे लड़कों को फंसाएं, ठीक है। तो जानते हैं हम इसका खानदान। अब हमारी जो कैल्शियम कार्बोनेट जो मेडिसिन है कैल्केरिया का, इसका खानदान जानेंगे, तब रिश्ता पसंद आएगा तो हम पक्का करेंगे और उस पेशेंट को हम ये दवा देंगे। पेशेंट का सिम्टम और हमारी मेडिसिन मिल गई, मतलब हम ये दवा दे देंगे, ऐसा समझो, ठीक है। रिश्ता पक्का, ठीक है। चलो रिश्ता पक्का करने के पहले थोड़ी इंट्रो ले लेते हैं, हिस्ट्री देखेंगे। ग्रेटेस्ट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी, तो जितनी भी हम पॉलीक्रिस्ट रेमेडी पढ़ते हैं उनमें ये सबसे महान है, सबसे उत्कृष्ट है, ठीक है। एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक, तो ये दोनों में आज अपने मायाज्म कवर करेंगी। एंटीसोरिक भी मेडिसिन है और एंटीसाइकोटिक भी है। डीप और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ हैनीमन्स वर्क, तो ये जो हमारे हैनीमन सर है उनकी ये महान कार्यों में से एक है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम जो रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें भी ये सबसे महान है, ठीक है। न्यूट्रिशनल रेमेडी एंड एक्ट फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज, और ये हमारी कैसी मेडिसिन है, न्यूट्रिशनल रेमेडी है। मतलब जब बॉडी में हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मिलती है, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम या ये सारी जो अपने मिनरल्स है, अगर हमें अपनी बोन्स में या बॉडी में मिनरल की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो एज अ न्यूट्रिशनल रेमेडी भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके प्रूवर कौन है। तो इसके प्रूवर है हमारे डॉक्टर हैनीमन सर, ठीक है। टेम्परामेंट इसका नर्वस होगा, इरिटेबल होगा और ल्यूकोफेगमेटिक होगा, ठीक है। कैसे टेम्परामेंट होता है इस पेशेंट का, नर्वस, हमेशा बहुत नर्वस रहेगा, इरिटेबल, चिड़चिड़ा रहेगा, ल्यूकोफेगमेटिक, ठीक है। तो इसका कैसा टेम्परामेंट है, नर्वस, इरिटेबल और ल्यूकोफेगमेटिक, ठीक है। थर्मल रिलेशन देखते हैं तो ये पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली होता है, भाई ठंडी ठंडा ज़िंदगी में, सब ठंडा पड़ा हुआ है ज़िंदगी में, ठीक है। ये पेशेंट पूरी तरीके से ठंडा पड़ा हुआ है यार, ऐसा समझो, ठीक है। कैल्केरिया का जो मेडिसिन है साला पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है इसकी ज़िंदगी में। पेन उठाने के लिए हिलना है तो भी वो अपनी माँ को बुला लेगा, बहन को बुला लेगा, ठीक है। या वो पेशेंट जो अपनी किसी को भी बुला लेगी, पर वो हिल के पेन नहीं उठाएगी, ठीक है। वो हिलेगी नहीं, मैं हिलेगा नहीं साला, ठीक है। कैल्केरिया का सब ठंडा पड़ा है ज़िंदगी में, ना उठना है ना हिलना है, बोलने में भी स्लो, बात करने में भी स्लो, सब में स्लो है पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डायथेसिस। स्क्रोफुलस, ट्यूबरकुलर एंड रेकेटिक, मतलब होता है स्क्रोफुलस जिसमें ग्लैंडुलर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, स्वेलिंग मिलती है, सिक्रेशंस, जो अपने रेकेटिक का मतलब होता है जिन्हें जल्दी सर्दी खांसी हो जाए, ठीक है, जल्दी से वो कोल्ड कैच कर लेते हैं, दैट इज रेकेटिक। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अप टू 60 डेज, तो देखो ये इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब तक काम करती है, 60 डेज तक ये दवाई का असर रहता है। अब मायाज्म देखेंगे तो इसमें कौन कौन से मायाज्म कवर हो रहे हैं हमारे, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे एलेंस के की नोट्स, ठीक है। तो एलेंस की नोट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया हुआ है, LLB
FFF और DDD और आपका कॉन्स्टिट्यूशन याद, ठीक है। बस ये 3 निमोनिक्स याद रखने, ये मेरे बनाए निमोनिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। दैट इज LLB, ल्यूकोफेगमेटिक, लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आईज। तो देखो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन किस में मिलता है, LLB, FFF और DDD, ये मिलता है हमारे कैलकेरिया कार्ब के एलेंस की नोट में, ठीक है। फटाक से याद हो गया आपको एलेंस का कॉन्स्टिट्यूशन। ल्यूकोफेगमेटिक, लाइट कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरे गोरे सुंदर सुंदर गाल हैं, ठीक है। ब्लॉन्ड हेयर मतलब लाइट कलर की हेयर होंगी। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी ये मैनू, ठीक है। नेक्स्ट है फेयर, फैटी और फ्लैबी, मतलब मोटा, थुलथुला और एकदम भसका हुआ शरीर, है ना भाई। इनका कुछ नहीं होने वाला, ये इतने मोटे हैं, इतने भसके हुए हैं कि बस ये हिलेंगे नहीं, ठीक है। मैं हिलेगा नहीं साला। कैलकेरिया कार्बोनिका याद करने का देखो तरीका है, मैं हिलेगा नहीं साला। मैं ठंडा पड़ गया रे एकदम बिड़ो, ठीक है। तो अपन ठंडा पड़ गया है, अपन हिलेगा नहीं साला, अपन भसक गया है, अपन मोटा गया है ना, अपन पूरा खोखला हो लेगा है, ठीक है। जब शरीर खोखला हो गया, मोटा हो गया, भसक गया है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं, इजी याद होगा, एकदम इजी, है ना। तो इस तरह से क्या है अपनी कैलकेरिया का याद हो जाएगी। DDD, डिफिकल्ट डिलेड डेंटिशन, मतलब दांत भी जल्दी नहीं आएंगे, इनके दांत भी स्लो हो गए ग्रोथ। इतना ज़्यादा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ठीक है। ये टर्म मैं आपको लास्ट में बता दूंगी जब आगे हम पढ़ेंगे। इतना ज़्यादा स्लो है इनका प्रोग्रेस, जो है हर चीज़ में स्लो है कि दांत भी टाइम पे बाहर नहीं आएंगे इनके, ठीक। विथ कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट एंड ओपन फॉन्टनेल्स। अब देखो जनरली क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं तो इनके फॉन्टनेल्स ओपन होते हैं, ठीक है। अब जो सूचर होता है स्कल में, ठीक है, वो पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ रहता है, वहाँ पे स्पेस रहता है, जिससे कि जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मतलब नेचुरली वो जब बाहर आ रहा होता है तो हेड कंप्रेस होगा, ठीक है, तो टिश्यू डैमेज ना हो या प्रोटेक्शन लेयर बनी रहे, उसके लिए क्या है अपने फॉन्टनेल्स जो है वो ओपन रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या है वो वैसे मतलब क्लोज हो जाते हैं सूचर सारे, और वो फॉन्टनेल भी क्लोज हो जाता है। बट उस एज में, जिस एज में फॉन्टनेल्स को क्लोज होना है, 4 से 5 साल में जनरली फ्रंटल फॉन्टनेल सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं, सूचर क्लोज होने, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, इस बच्चे का जो है फॉन्टनेल्स ओपन रहेगा, मतलब वो फॉन्टनेल क्लोज नहीं हुआ है, डिलेड है, यहाँ भी स्लो है प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं हेड स्वेट, मतलब माथे पे पसीना है, हाई गर्मी, ठीक है। तो ये पसीने में डूबा हुआ इंसान है। अब देखते हैं इसके मेंटल जनरल्स, जो एलेंस की नोट में मेंटल जनरल्स दी है, हम वो सारे पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। फियर शी विल लूज हर रीजन्स, अब उसे डर लग रहा है कि वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देगी, और उसे ये भी डर रहता है कि वो जो उसके आसपास लोग मौजूद हैं वो उसका मेंटल कन्फ्यूजन, जो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा है, उसे कोई ऑब्जर्व ना कर ले, कोई देख ना ले, कोई समझ ना जाए कि वो कन्फ्यूज है, ठीक है। उसे इस बात का फियर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फिजिकल जनरल्स एलेंस की नोट के। तो देखो प्रोफ्यूज परस्पायरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। कहाँ कहाँ पे आएगा, इसकी लोकेशन क्या है, जो खोपड़ी है ना अपनी भेजा, ठीक है, बस उसके थोड़ा सा नीचे, नेप ऑफ नेक, मतलब जो बैक वाला हिस्सा है, गर्दन के सामने नहीं आ रहा, गर्दन के पीछे पसीना आएगा, ठीक है। फिर कहाँ आएगा, चेस्ट में आएगा, और अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो अपना एक्सिले है, ठीक है, एक्सिला है, आर्म पिट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। ड्यूरिंग इधर सिकनेस और कन्वल्जन्स, ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग, क्रेव्स इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, एवर्जन टू मीट। अब देखो क्या होता है, जब भी ये बीमार होते हैं या इन्हें कोई झटके आते हैं, ठीक है, कन्वल्जन्स होते हैं, उन्हें क्या बहुत ज़्यादा इच्छा होती खाने की, एग खाने की बहुत इच्छा होती, ठीक है। भाई साहब एग की स्पेलिंग गलत हो गई, ओहो, अंडे का दिल टूट गया, अंडा फूट गया, स्पेलिंग सही लिख लेना, ठीक है। क्रेव्स इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, एवर्जन टू मीट, अब इन्हें क्या नहीं पसंद है, मीट नहीं पसंद है, ठीक है। मीट नहीं खाना है, अंडा खाना है, अंडे की बहुत ज़्यादा तलब होती है जब ये बीमार होते हैं या जब इन्हें कन्वल्जन्स आते हैं, ठीक है। Diseases arising from defective assimilation, imperfect ossification। अब ये imperfect ossification क्या होता है, इनकी सारी फसाद की जड़ है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो जहाँ बोन का जो है ऑस्टियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बोन्स वही इम्परफेक्ट हो जाएगा, तो क्या क्या होगा, अब बोन का फंक्शन क्या होगा, एक तो मिनरल स्टोर करना, ब्लड प्रोडक्शन का काम करता है बोन मैरो। तो जब पेरियोस्टियम जो बोन का स्ट्रक्चर है, जो बोन डेवलपमेंट है, वही नहीं हो रहा है सही से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मिनरल डिफिशियंसी हो जाएगी,
ठीक है। कोलेजन कम हो जाएंगे तो क्या होगा, मसल्स लूज हो जाएंगी, है ना, उसमें वो टाइटनेस नहीं रह जाएंगी, फ्लैबी हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, ठीक है, जब सही से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मिनरल स्टोर ही नहीं हो रहा है, अपनी बोन ही डिफेक्टिव हो गई है, बोन का प्रोडक्शन मतलब बोन में जो है बोन मैरो में ब्लड का प्रोडक्शन ही खराब हो गया, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली सारी दिक्कतें आएंगी। तो कैलकेरिया आपको समझनी है तो एक बार जाके ज़रूर से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक ओवरव्यू ले लेना, तो इससे क्या आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, आपको पूरी चीज़ें दिख जाएंगी। जो ब्लू आईज हिप्नोटाइज मैंने कहा ना, वो ब्लू स्क्लेरा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आई है उसमें जो कॉलेजन है, जो वहाँ पे कॉलेजन प्रेजेंट होता है वो उसमें डिफेक्ट आ गया है, दैट्स वाई द कलर ऑफ आई इज नाउ द कलर ऑफ स्क्लेरा ऑफ आई इज नाउ ब्लू। तो देखो आप जब कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना तो उसके बेसिक जानने की कोशिश करो, कॉज जानने की कोशिश करो, ठीक है। हमारी होम्योपैथिक में क्या हर चीज़ कॉज ही तो है, हमें कॉज ही तो जानना है कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, मैंने अगर कोई चीज़ बोली तो क्यों बोली, उसके पीछे की वजह क्या है। तो इंसान को आप समझने लगोगे, जब इंसान समझने लगोगे तो आप ऑटोमेटिकली मेडिसिन भी समझने लगोगे कि उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, उसे ऐसा फील हुआ तो क्यों हुआ। तो देखो उसी तरह से आपको ये मेडिसिन भी पढ़नी है, ठीक है। तो देखो जब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, जब इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन्स, ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होते हैं पता है ना, एनाटमी में पढ़े होगे आप लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, ठीक है, डायफाइजिस और एफिफाइजिल। तो जब इसमें डिफेक्ट आ जाता है ना तो प्रॉपर बोन का क्या होता है, बोन ऑसिफाई नहीं होगी, मतलब उसमें जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम का डेवलपमेंट, जो पर्टिकुलरली बोन का परफेक्ट स्ट्रक्चर बनना था वो नहीं बना, ठीक है। अब क्या होगा, उसकी वजह से सब कुछ स्लो हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी स्लो पड़ जाएगी, पेशेंट ठंडा पड़ जाएगा, है ना। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग वॉक एंड स्टैंड, अब क्या होता है लर्निंग में भी डिफ़िकल्टी होगी, अब वो बोन ही उसकी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, ठीक है, तो वो क्या सही से खड़ा हो पाएगा, सही से चल भी नहीं पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अब उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी, वो लर्न भी नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे लर्न करेगा चीज़ों को, ठीक है। चिल्ड्रन विल नॉट हैव डिस्पोजिशन टू वॉक, विल नॉट ट्राई, सप्रेस स्वेट, देखो क्या होगा, जो चिल्ड्रन होंगे उन्हें ये डर रहेगा कि वो गिर ना जाए, वो नहीं चल पाएंगे, वो चलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जो बच्चा है वो क्रॉल करके चलना चालू करता है ना, तो वो कोशिश भी नहीं करेगा, उसे ये डर रहेगा कि वो, उसको पता है कि वो गिर जाएगा, चलने की कोशिश करेगा तो, ठीक है। सप्रेस स्वेट, तो देखो अगर इनके पसीने का सप्रेशन हो जाता है तो भी इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर व्हेन इन रूम विच इंस्पायर बेनिफिट्स एंड स्ट्रेंथन्स, अब क्या होता है अगर उन्हें जब वो कमरे में हैं उनको फ्रेश एयर मिल जाए तो उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, वो इंस्पायर होते हैं, उनको थोड़ा आराम मिलता है और ऐसा लगता है कि उन्हें स्ट्रेंथ आ रही है, ताकत आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्डनेस, तो देखो हम इसके थोड़े से पर्टिकुलर्स भी डिस्कस करेंगे एलेंस की नोट्स के। कोल्डनेस जनरल और ऑफ सिंगल पार्ट, देखो कोल्डनेस जो है वो ठंडापन जो है वो पूरी जनरल कहाँ पाया जाता है, सिंगल पार्ट में भी पाया जाता है या पूरी बॉडी में जनरल भी कोल्डनेस पाई जाती है, ठीक है। हेड, स्टमक, एब्डोमेन, फीट एंड लेग्स, तो देखो कहाँ कहाँ ठंडक मिलती है, ऐसे हेड में पसीना आ रहा है, सर ठंडा हो गया, माथा ठंडा पड़ गया, ठीक है। एब्डोमेन, पेट जब छूओगे तो इसे ठंडा मिलेगा, ठीक है, पसीना आ रहा है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। फीट मतलब जो पैर के पंजे होंगे, लेग्स होंगे, वो उसमें भी क्या है ठंडा मिलेगा, वो भी, ठीक है। एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर, अब जैसे ये बाहर ठंडी हवा में जाएंगे इन्हें सर्दी पकड़ लेती है, और जो पेशेंट है उसे क्या फील होता है कि गोस राइट थ्रू हर, हवा जो एकदम उसे छूते हुए जा रही है ऐसा उसे महसूस होता है। सेंसिटिव कोल्ड एंड डैम्प एयर, और क्या क्या है उसे बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए, और नमी वाली हवा, डैम्प मतलब नमी वाली हवा के लिए वो बहुत ज़्यादा पेशेंट क्या होगा, सेंसिटिव होगा। ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, और बहुत ज़्यादा वो डिस्पोज होता है कोल्ड के लिए, मतलब उसे ज़रा भी भाई इतनी सी भी ठंड लगी बस हो गई सर्दी, ठीक है, ठंडी हवा खाते ही उसे सर्दी हो जाएगी। स्वेट ऑफ सिंगल पार्ट्स और हेड स्कैल्प वेट, और इतना ज़्यादा पसीना आता है उसके सर से कि वो भीगा हुआ रहता है उसका सर, ठीक है। कोल्ड नेप ऑफ नेक, चेस्ट एंड एक्सिल, और क्या रहता है वहाँ पसीने की वजह से वो पार्ट जो है वो ठंडे रहते हैं एकदम, है ना। सेक्सुअल ऑर्गन्स, हैंड एंड नीज एंड फीट्स, और कहाँ कहाँ पे पसीना आएगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन का एरिया है, जो अपने जेनाइटल्स का एरिया है वहाँ पे भी इनको स्वेटिंग होगी। हाथ के जो हाथ का वो होगा ना, पाम्स हो गए, और जो पैर के पंजे होंगे वो सारे कैसे ठंडे हो जाएंगे, नीज भी इनके ठंडे मिलेंगे, ठीक है। यूरेमिक और अदर डिजीजेज बॉट ऑन बाय स्टैंडिंग ऑन कोल्ड डैम्प पेवमेंट्स, वर्किंग वाइल स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर, मॉडलर्स, वर्कर्स इन कोल्ड क्ले, तो देखो क्या होता है जो लोग मिट्टी में काम करते हैं ना, ठीक है, जो ठंडे मतलब ऐसे समझो जो गीली चीज़ों में काम करते हैं, वॉशिंग भी, अगर आप कपड़ा भी धो रहे होगे देन ऑल्सो आपको क्या हो जाएगी, यूरेमिक डिजीज, मतलब यूरिन से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, जब आप ठंडे या कोल्ड
डैम्प पेवमेंट्स मतलब जहाँ पे पानी मौजूद हो या जहाँ पे नमी मौजूद हो, ऐसी जगह पे जब आप काम करोगे उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा आपको, वैसे पेशेंट क्या है उनमें यूरिमिक डिजीज़ मतलब यूरिन से रिलेटेड डिजीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, अब इसका अर्थ समझो। मैग्नेटाइज मतलब वो हमेशा सम्मोहित रहना चाहते हैं, मतलब उनको अपना अटेंशन चाहिए। सुसु लगी है, मम्मा मैं सुसु करने जाऊँ, हाँ भैया जाओ, किसने रोका, जाओ चले जाओ। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज मतलब वो हमेशा कैप्टिवेटेड रहना चाहते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है। कर्वेचर ऑफ बोन्स स्पेशली स्पाइन एंड लॉन्ग बोन्स, अब देखो क्या है, जब ऑसिफिकेशन ही नहीं हो रहा है तो क्या है, बोन ऐसी कर्व्ड हो जाएंगी। ठीक है। और स्पाइन स्पेशली लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन होगी जैसे शिन बोन अपनी हो गई, कौन सी, टिबिया, फिबुला, और क्या है अपनी फीमर। ठीक है। और ये अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ये सारी क्या होगी, कर्व्ड हो जाएंगी। एक्सट्रीमिटीज क्रोक्ड, ऐसे डिफॉर्म्ड सी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएंगी। ठीक है। बोन्स इरेगुलरली डेवलप्ड, और क्या होगा, बोन का डेवलपमेंट भी इरेगुलर हो जाएगा, कहीं से बोन और डेवलप हो रही होगी, कहीं से कम हो गई होगी, कहीं से डिफॉर्म्ड हो जाएगी, ऐसी सारी बोन डेवलपमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हेड। ठीक है। हेड स्वेट्स प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग, अब देखो जो पसीना आ रहा है ना वो कैसा आ रहा है, सर से आ रहा है, माथे से आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और कब आ रहा है, जब वो पेशेंट सो रहा है। क्या हो रहा है उससे, वेटिंग पिलो फॉर अराउंड, मतलब उसकी तकिया में पूरा ऐसा पसीना छप जाएगा, है ना, तकिया गीली हो जाएगी, इतना ज़्यादा सर से पसीना आएगा। इसका जीआईटी देखेंगे हम। देखो जीआईटी में क्या क्या कंप्लेंट होगा, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सॉर इरिटेशंस, सॉर वॉमिटिंग, सॉर स्टूल, सॉर ऑर्डर होल बॉडी, अब पूरी मतलब हर चीज़ खट्टी है इसकी, पसीने से भी इसकी खट्टी खट्टी स्मेल आएगी, बहुत गंदी सी बदबू आएगी, है ना। सॉर स्टूल, स्टूल से भी बहुत गंदी स्मेल आएगी, पूरे सॉर स्टूल होंगे। ठीक है। वॉमिटिंग में भी सॉर स्मेल आएगी, और जो भी इरिटेशंस होंगे मतलब जो भी पदार्थ उसके शरीर से बाहर आएगा वो सारा कैसा होगा, सॉर होगा, मतलब डकारें भी उसको खट्टी खट्टी सी आएंगी। ठीक है। पिट ऑफ स्टमक स्वॉलन लाइक इन्वर्टेड सॉसर पेनफुल टू प्रेशर, अब देखो क्या होगा, पिट ऑफ स्टमक मतलब जो आपका नाभि वाला एरिया है। ठीक है। पिट है जो, वो कैसी होगी, स्वॉलन होगी, बहुत ज़्यादा सूजी हुई रहेगी, और कैसे दिखती है, इन्वर्टेड सॉसर। अब सॉसर क्या होता है, जो चाय वाला बर्तन है ना आपका, ठीक है, जिसमें आप पास्ता बनाते हो। ठीक है। वो कैसा होगा, इन्वर्टेड। अब उसे हैंडल को ऐसे ना पकड़ के अपनी तरफ घुमा लो, उल्टा करके देखो कैसे दिखेगा, इन्वर्टेड सॉसर, मतलब जो जो उसका पतला वाला एरिया वो ऊपर और वो वाला एरिया ऐसे उल्टा उल्टा हो जाएगा, है ना, तो वो ऐसे दिखाई देगा उसका पेट। ठीक। स्टूल हैज़ टू बी रिमूव मैकेनिकली, मतलब उसके स्टूल पास ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है। ठीक है। और क्या है, उसको फील्स बेटर इन एवरी वे वन कॉन्स्टिपेटेड, और जब वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, जब उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसको हर एक हाल में, हर एक हालात में कुछ भी कर लो उसको आराम ही लगता है, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है कि उसको किसी भी तरीके से उसको आराम मिलता है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव menses too early to profuse too long lasting with subsequent amenorrhea chlorosis with menses scanty and suppressed, अब क्या होगा, देखो इसमें जो फीमेल्स में मेंसेस होता है वो बहुत ज़्यादा अर्ली, मतलब बहुत जल्दी 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 मेंसेस हो जाएंगे। ठीक है। टू प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होगा। ठीक है। टू लॉन्ग लास्टिंग मतलब वो जो फ्लो है वो 15 दिन 20 दिन हफ्ते भर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। ठीक है। विथ सब्सिक्वेंट एमोनेरिया मतलब एक बार आया पीरियड्स फिर बहुत दिन तक नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, वुमेन मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, फीट हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प, देखो पैर ऐसे पसीजे हुए से रहेंगे। ठीक है। गिले गिले से, हल्के से उनके पैर के जो पंजे हैं, और कैसे ठंडे होंगे, एज इफ दे हैड ऑन कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग्स, अब ऐसे रहेंगे जैसे गीले मोजे पहन लो तो पैर कैसे ऐसे गीला गीला सा अजीब सा पसीज नहीं जाता, तो वैसे ठंडे और गीले गीले से रहेंगे। ठीक है। कंटिन्यूअली कोल्ड इन बेड, और जो बेड में भी जाने के बाद इनके पैर गर्म नहीं होंगे, पैर जो है बेड में भी जाने के बाद ये ठंडे ही रहेंगे। लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल फ्लो रिटर्न, अब थोड़ा भी ये मेंटली एक्साइट होंगे, चाहे गुस्सा आए, रोना आए, दुख होए, खुशी हो, कुछ भी हो जाए, हल्का सा भी मेंटल एक्साइटमेंट हुआ, इन्हें आ जाएगा तुरंत पीरियड्स वापस से प्रोफ्यूज मतलब अत्यधिक फ्लो चालू हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स डिजीज, टॉल स्लैंडर रैपिडली ग्रोइंग यूथ, क्या होता है जो लंग डिजीज होती है वो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होती है वो किन में देखने को मिलती है, कैलकेरिया जो मेडिसिन है उसमें, टॉल लंबे, स्लेंडर पतले, रैपिडली ग्रोइंग बहुत जल्दी जो ग्रो हो जाते हैं, और यूथ में
ठीक है, हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जवानों की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। और ये लंग डिसीज किस पार्ट में देखने को मिलती है? अपर थर्ड ऑफ राइट लंग, जो अपना राइट वाला लंग होता है उसके अपर थर्ड पार्ट में ये डिजीज देखने को मिलती है। ऑफ नो गाइड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देन फॉस्फोरस, मतलब ये क्या गाइड करती है? जनरली हमें किस तरफ ले जाती है? फॉस्फोरस की तरफ, ठीक है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करते हैं रेस्पिरेटरी में, ये जब सारे सिम्टम मिलते हैं तब। पेनलेस, हॉर्सनेस, एग्रीवेशन मॉर्निंग, और उनका जो हॉर्सनेस, गले में खराश होती है, वो कैसी होती है? पेनलेस होती है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज, रॉनेस, सोल्स एंड फीट, रॉनेस मतलब फटे हुए से, ठीक है, ऐसे क्रैक्स मिलेंगे, फटे मिलेंगे, दरारें मिलेंगे, ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें, स्किन निकल रही होंगी, ये किस में मिलेंगी? एक्सट्रीमिटीज़ में, हाथ के जो ऐसे मतलब वो होंगे ना, सोल्स ऑफ फीट, ठीक है, उसमें ये देखने को मिलेंगे, जो पंजे होंगे उसके सोल्स में, ठीक है, उसके तलवे में क्या मिलेंगे? रॉनेस मिलेगी। फ्रॉम परस्पायरेशन एंड ब्लिस्टर्स प्लस ऑफेंसिव फुट स्वेट, और जो इनके पैर के पसीने की बदबू आएगी। भाई कुछ लोग होते हैं ना जो मोजा खोल दें तो बस तबाही मचा देते हैं, ये वही है, ठीक है, इतना ज़्यादा इनको पसीने में बदबू आती है, ठीक है, इनके पसीने में। फ्रॉम परस्पायरेशन ब्लिस्टर्स, अब इन्हें क्या होगा? ब्लिस्टर्स भी होंगे, फफोले भी आएंगे, जैसे जल जाओ तो फफोले पड़ जाते हैं ना, वैसे वाले फफोले भी आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिजियोनॉमी, जो कि हमारी जेडी पाटिल और इसके दुबे के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। बेस्ट सुटेड टू ल्यूकोफैग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता दिया है कि ये ल्यूकोफैग्मेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ये सूट करती है ये मेडिसिन, ठीक है। फैटी, फ्लेबियन, फेयर, गोरे चिट्टे गोलू गोलू बच्चे, है ना। कैचेस द कोल्ड वेरी ईजली, बहुत जल्दी से कोल्ड कैच कर लेते हैं ना। वीक, डेबिलिएटेड मतलब बहुत कमज़ोर होते हैं, थके हुए से एकदम, ईजिली फटीग्ड, आउट ऑफ ब्रेथ, हफ जाने वाले बहुत जल्दी, है ना। स्लोइंग मूवमेंट मतलब बहुत धीरन तो होंगे। मच स्वेटिंग विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, और इनके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं मतलब जो हाथ पैर के पंजे हैं उनमें बहुत ज़्यादा का क्या मिलेगा? हथेली में और पंजों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग मिलेगी। चिल्ड्रन कैसे होंगे? स्क्रोफुलस होंगे, फेयर होंगे, फैटी होंगे, इनका हेड लार्ज होगा, और फॉन्टनेल्स कैसे होंगे? ओपन होंगे, सुचर भी ओपन होंगे। स्वेट ईजिली, ग्लैंड्स ऑफ नेक एंड हेड आर स्वॉलन, और इनका कैसे होगा? सर बड़ा होगा, ठीक है, और जो ग्लैंड्स होंगी, जो गले की, नेक की अपनी ग्लैंड्स होंगी, सब मैक्सिलरी हो गई, ठीक है, सर्वाइकल ग्लैंड्स हो गई, ये सारी की सारी नोट्स क्या मिलेंगे? आपको स्वेलन मिलेंगी, ठीक है। और वहाँ से क्या आएगा? इनके पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। फेस कैसा होगा? बच्चों का फेस कैसा होगा? लाल लाल गुलाबी गुलाबी गुलाब जामुन जैसे, ठीक है। चौकी लुक मतलब चौक कैसी, ऐसी चौक पाउडर देखा कभी? ऐसा चौक को ऐसे क्रश करना, चौक का पाउडर कैसे अजीब सा वाइट वाइट सा डल सा दिखता है ना, वाइट चौकी लुक होगा, तो वैसे चौक के पाउडर की टाइप का गोरापन होगा, ठीक है इनमें। बिग बैली होगा, बहुत बड़ा सा पेट निकला हुआ होगा, और कैसा होगा वो पेट? इन्वर्टेड सॉसर की तरह, ठीक है। सॉर बॉडी ऑर्डर होगा, मैंने आपको बता ही दिया है। गर्ल्स कैसी होंगी? फ्लैशी होंगी, प्लेथोरिक होंगे, मतलब फुल ऑफ ब्लड होगी, रश, ठीक है। ग्रो टू रैपिडली, अब देखो इसमें फ़र्क है कि इनकी जो लड़कियां होती हैं, किसकी? कैलकेरिया कार्प की, वो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करती है, ठीक है, बहुत जल्दी थक भी जाएंगी और बहुत जल्दी हफ भी जाएंगी। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज होता है इनमें। पेल स्किन होगी, मैंने बताया ना जैसे चौक दिखती है ना, पेल सी फीकी सी दिखती है ना, वैसा ही इनकी स्किन भी पेल होगी। और बोन्स कैसी होंगी? सॉफ्ट, बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बहुत ईजी मिलेंगे इनमें, ठीक है। अब देखते हैं इसका सीट ऑफ एक्शन ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब ये दवा कहाँ कहाँ मेनली एक्ट करेगी, ठीक है। ब्लड, ब्रेस्ट, लंग, बोन, हार्ट, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स, टीथ, नेक, स्किन, माइंड और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में। तो हमारी ये मेडिसिन कहाँ कहाँ काम कर रही है? अब देखो रिलेट करो, ब्लड में प्रॉब्लम आएगी, ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ग्लैंडर अफेक्शन है तो ब्रेस्ट भी हमारी ग्लैंड है, ग्लैंड में आएगी। फिर रेस्पिरेटरी में हमने एलन्स की नोट में देखा ही था, लंग्स में आएगी। बोन तो भैया है ही है इसकी डिफेक्टिव। हार्ट में क्यों आएगी भैया? जब कोलेजन फाइबर और सारे के सारे बोन की बात कर रहे हैं हम, जब इस मिनरल और उसकी बात कर रहे हैं, कोलेजन की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो फिर हार्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। न्यूट्रिशन, अब भैया बोन में स्टोरेज ही सही नहीं हो रहा है मिनरल्स का, तो क्या है? न्यूट्रिशन में भी डिफिशियंसी हो जाएगी इनको। डाइजेस्टिव इनका बर्बाद ही है, कॉन्स्टिपेटेड भी है, ठीक है। ग्लैंड्स में स्वेलिंग है ही है। टीथ, डिलेड डेंटिशन है भैया। नेक में इनके स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। स्किन कैसी होगी? एक्सक्वाइटेड होगी, ठीक है, पेल सी होगी। माइंड, इनका माइंड आगे हम पढ़ने वाले हैं, माइंड हम पढ़े कैसे होंगे, ये बहुत ज़्यादा स्लो डेवलपमेंट वाले बच्चे होंगे, है ना। ये कैलकेरिया के पेशेंट कैसे होंगे? बहुत स्लो होंगे, माइंड पे भी उसका इफेक्ट होता है ना, ये जो मेडिसिन है, ठीक है।
फीमेल जेनाइटल्स ऑर्गन्स, हमने देखा कि कैसे पीरियड्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको बहुत हैवी प्रोफ्यूज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जगह पे ये दवाइयाँ अपनी क्या है, कैलकेरिया कार्ब जो है दवा अपनी काम करेगी। फिर हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस, तो देखते हैं इट एक्ट्स ऑन, अब ये किस पे एक्शन कैसा कैसा कर रही है, ठीक है। Vegetative systems exciting moderately the functions of secretion and absorptions, resulting in a condition of impaired nutrition of all organs। मतलब वेजिटेटिव सिस्टम मतलब जो भी हमारा ग्रोथ वाला फैक्टर है, जो ग्रोथ करने के जो ऑर्गन्स जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या है, बर्बाद बैठा है, क्योंकि इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन है, मतलब कहीं पे भी न्यूट्रिशन सही जगह से बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेजिटेटिव सिस्टम है मतलब जो ग्रोथ कराने वाला पूरे ऑर्गन्स और फैक्टर्स है वो क्या हो गया, उनका फंक्शन जो सिक्रेशन है वो और एब्जॉर्प्शन वो सब क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, अपना पूरा का पूरा बॉडी जो है उसमें न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मॉडरेटली द फंक्शन ऑफ सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन रिजल्टिंग इन अ कंडीशन ऑफ इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, मतलब वो प्रॉपर सिक्रेशन और फंक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो सिक्रेशन होना चाहिए वो फंक्शन हो ही नहीं रहा है, जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, पूरे ऑर्गन्स और बॉडी में इम्पेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लैंड्स कॉजिंग इंड्यूरेशन एंड स्वेलिंग, मतलब इंड्यूरेशन मतलब जब जिस ग्लैंड को जैसे सिक्रेशंस करने वो सही से नहीं कर पाएगी और क्या होगा, इनके जो ग्लैंड्स है उसमें स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पेशल एफिनिटी म्यूकस मेम्ब्रेन प्लस फाइब्रस सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ एब्डोमेन, तो देखो कहाँ कहाँ इफेक्टेड होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, फाइब्रस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम किसके, एब्डोमेन का, यहाँ पे एब्डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। ये सारे सिस्टम कहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं, अपने एब्डोमेन के, ठीक है। ब्लड इट एक्ट ऑन ब्लड एंड अल्टर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड अराइजेस द कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, और क्या होगा, क्योंकि ये अब क्या है, इसका एक्शन कहाँ पे हो रहा है, इसकी पैथोजेनेसिस कहाँ पे देखने को मिल रही है, ब्लड में, तो ब्लड में क्या होगा, इसका कॉम्पोजिशन क्या, वो ब्लड जो ब्लड का कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है, जो कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड है, मतलब जो थक्का जमने की जो क्षमता है उसकी, ब्लड बहुत ज़्यादा उसकी जो अपन विस्कोसिटी पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या है, ब्लड अपना लगभग पानी से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा ही होता है ना, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, थोड़ी सी डेंस है पानी से, है ना, तो क्या होगा कि इसकी कोएगुलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, वो थक्का जमने लगेगा, है ना। स्किन प्रोड्यूसिंग अल्सरेशन बर्निंग एंड ईचिंग, और स्किन में क्या होगा, अल्सरेशन होगा, ये हम पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं सर जी, मैडम जी, है ना, हम इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, याद रखना। कैसा होगा, स्किन पे अल्सरेशन होगा, अल्सर्स मिलेंगे, छाले फफोले मिलेंगे, ठीक है, बर्निंग होगी उसमें और ईचिंग भी होगी। डीप मसल्स प्रोड्यूसिंग एब्सेसेस पॉलीपाई एंड एक्सोस्टोसिस, अब देखो एक्सोस्टोसिस क्या होता है, जहाँ पे बोन के बीच में मतलब ऐसे मसल्स जुड़ी रहती है ना, जैसे मान लो आपका एल्बो जॉइंट है या कोई भी जॉइंट ले लो, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे मसल्स नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे कहाँ पे अब अपनी मसल्स नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, ऐसे बोन ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ऐसे बोन्स का इरेगुलर ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्टोसिस, ठीक है। एक्सोस्टोसिस समझ में आया। अब देखो पॉलीपाई, जो पॉली फॉर्मेशन है वो भी मिलेगा, ठीक, और एब्सेस भी मिलेगा, मवाद भी मिलेगा, ठीक है। बोन्स प्रोड्यूसिंग स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग बेंडिंग ऑफ बोन्स, और क्या मिलती है, बोन्स कैसी है, स्वेलिंग है, स्वेल्ड है, ठीक है, सॉफ्ट है, बहुत नरम सी हो गई हैं, जान ही नहीं बची है। बेंडिंग ऑफ बोन्स मतलब बोन कैसी, वो बेंड हो जाएंगी क्योंकि उनमें कुछ बचा ही नहीं। और डेफिनेट स्टिमुलेंट टू पेरियोस्टियम, अब जो अपना पेरियोस्टियम होता है, जो बोन की आउटर कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम, वहाँ पे भी ये स्टिमुलेंट का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स, बहुत सारे हैं, जितने याद हो जाए यूनिवर्सिटी में लिख देना, मेन चीज़ें लिख देना। बच्चा ज़िद्दी है, कैलकेरिया ज़िद्दी है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट है, हटी है, ठीक है। अब स्लाइट मेंटल एफर्ट प्रोड्यूसेस हीट, अब थोड़ा भी ये दिमाग चला लेना तो शरीर इनका गर्म हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाएगा, पसीना आने लगेगा। एवर्जन टू एवरी काइंड ऑफ वर्क, बस भैया हम तो हिलेंगे नहीं, मैं हिलेगा नहीं सारा। ग्रेट एंजाइटी एंड पापिटेशन ऑफ हार्ट, बस धक धक करने लगा, ठीक है, मोरा जियरा डरने लगा। एंजाइटी पापिटेशन ऑफ हार्ट, मिल गया मुझको कैलकेरिया का। मेंटल कन्फ्यूजन, वेरी फॉरगेटफुल, कन्फ्यूज्ड एंड लो स्पिरिटेड, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं हमारी कैलकेरिया का, आपकी गाना याद हो जाए तो अच्छा, नहीं याद हो तो भी अच्छा, बट सिम्टम याद कर लेना, ठीक। ग्रेट एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ये एंजाइटी में रहेंगे, चिंतन, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, है ना। पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट, हार्ट में पाल्पिटेशन मिलेगी,
ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि क्या बताएं। वेरी फॉरगेटफुल, बस भूलने की बीमारी है। कन्फ्यूज है, लो स्पिरिटेड है, मेरे से ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। कौन बोल रहा है? कैलकेरिया, ठीक है, कैलकेरिया काव। लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज अ कोपियस रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड। तो थोड़ा भी ये दिमाग चला ले इनकी पेशेंट, फीमेल पेशेंट, तो क्या होगा? बस मेंसेस हो जाएगा। इरिटेबल विदाउट कॉज, और बिना वजह चिड़चिड़ाएंगे, भाई पता ही नहीं कि क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं। पेविशनेस एंड ऑब्स्टिनेसी, मतलब कैसे होंगे? जिद्दी हटी होंगे। फियर शी विल लूज हर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट पीपल विल ऑब्जर्व अ मेंटल कन्फ्यूजन। तो देखो हमने एलन की नोट्स में भी पढ़ा कि उसको क्या होगा? फियर हो जाएगा कि उसके आसपास के लोग ये समझ ना जाएं कि वो कन्फ्यूज्ड है, ये उसे डर होगा। इनफेबल्ड मेमोरी, मतलब बहुत ही कमज़ोर याददाश्त होगी। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन ऑफ फायर, रेड्स, माइस, नाइट टेरर। और कैसा होगा? उसे डिल्यूजन, भ्रम होगा, ठीक है, उसे भ्रम, ऐसा भ्रम होगा कि वहाँ पे जो है रैट्स प्रेजेंट है, माइस प्रेजेंट है, नाइट टेरर मतलब रात को डर, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें उसे फील होगी। ऐसा सच्चाई में वहाँ पे कुछ मौजूद नहीं होगा, बस उसे वो दिखेगा या उसे ऐसा भ्रम होगा। Voided odor before the nose as if from dunghill, rotten egg और गन पाउडर। और ऐसे उसे अजीब सी नाक के सामने ऐसे बदबू आएगी जैसे कि जो अपना डंग हिल, डंग मतलब भैया काऊ का डंग, ठीक है, हिल। देखना गांव में जो गांव के बच्चे हैं, जो गांव के लोग हैं ना, उन्हें पता होता है डंग हिल क्या होता है। जो सारा गोबर होता है ना, उसका से पहाड़ जैसा बना के इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि वहाँ पे वो माइक्रोब्स को ग्रो कर सके और जो भी है उससे मैन्योर बना सके। तो उसका जो फॉर्मेशन होगा ना, उसको हम डंग हिल बोलते हैं, ठीक है। और उसकी जो बदबू आती है, वैसी बदबू आती है इस पेशेंट को अपने नाक के सामने। और कैसी बदबू आएगी? रॉटन एग, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी। होगा कुछ नहीं वहाँ पे मौजूद, बट उसे स्मेल आएगी, ठीक है। गन पाउडर की स्मेल आएगी, ठीक है। पेशेंट कैसा होगा? मेलनकॉली, सेड, डिस्पोज टू वीप एंड इवन अबाउट ट्रिफल्स, मतलब नगण्य चीज़ों पे, ट्रिफल मतलब नगण्य बातों पे भी वो रो देगा, ठीक है। वीप करेगा मतलब रो देगा, बहुत जल्दी रोने वाला होगा, बहुत सैड होगा, मेलनकॉलिक, उन बहुत ही ज़्यादा अवसाद, मतलब अवसादी होगा, ठीक है। अवसाद मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा, है ना, मेलनकॉल। चाइल्ड वेकअप एट 2 AM और 3 AM स्क्रीमिंग, भैया चिल्लाते हुए बच्चा रात के 2 बजे 3 बजे उठेगा, उसे भी नहीं पता वो क्यों चिल्लाया, और जब वो सुबह उठेगा तो उसे याद भी नहीं रहेगा कि वो रात को 2 और 3 बजे उठ के चिल्लाया था, ठीक है। एप्रीहेंसिव और समथिंग इम्पेंडिंग मिसफॉर्च्यून विच बिकम्स वर्ड टुवर्ड्स द इवनिंग, जो ये है ना एप्रीहेंसिव का मतलब वो ऐसा उसे फील होगा कि कुछ बुरा होने जा रहा है उसके साथ या कुछ बुरा होने वाला है। और ये उसे कब फील होगा? शाम के वक्त, मतलब ये कंडीशन वर्स कब हो जाएगी? शाम के वक्त उसको ये चीज़ें बढ़ जाएंगी कंप्लेंट, ठीक है। पेशेंट कैसा होगा? रेस्टलेस होगा, टिमिड होगा, एज अ घोस्ट वॉज इम्पेंडिंग ओवर हर, और उसे ऐसा फील होगा कि उसके ऊपर भूत का साया आ रहा है, ठीक है। बहुत पेशेंट कैसी हो जाएगी? रेस्टलेस हो जाएगी, टिमिड हो जाएगी, मतलब घबरा जाएगी, है ना। ग्रेट डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, थिंकिंग इज डिफिकल्ट, भैया सोचना हमसे ना हो पाएगा, हमसे सोचना ना हो पाएगा, ठीक है। फियर ऑफ डार्कनेस, उसे डार्कनेस से डर होगा। कंटेजियस, क्रॉनिक डिजीज, डिस्पोज टू बी इजिली फ्राइटेन, और उसे हमेशा डर लगा रहेगा कि मैं कोई क्रॉनिक डिजीज से बीमार ना हो जाऊँ, या मैं कोई कंटेजियस मतलब बहुत ज़्यादा फैलने, संक्रमित होने वाली बीमारियों से ग्रसित ना हो जाऊँ। चाइल्ड इज पेविश, ऑब्स्टिनेट, सेल्फिश, हैज़ एन एवर्शन टू वर्क, और बच्चा कैसा होगा? सेल्फिश होगा, ऑब्स्टिनेट, हट्टी होगा, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन, वेरी फॉरगेटफुल, डिजेक्टेड, लो स्पिरिटेड, मेलनकॉलिक, कन्फ्यूज, ठीक है। फॉरगेटफुल, मिस प्लेसेस वर्ड्स इन टेंडेंसी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ रॉन्गली, और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी गलत करेगा। वो जो कहना चाहेगा, वो जो बोलना चाहेगा, वो बताना चाहेगा, उनमें से एक भी बात नहीं मिलेगी, ठीक है। और वर्ड्स कैसा? मिसप्लेस, मतलब जहाँ पे हाँ बोलना था वहाँ पे था हाँ, कुछ अलग ही वर्ड बोल देगा, ठीक है। ग्रेट एंग्विश, बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहेगा। कैटेमेनिया का अर्थ होता है कि बहुत थोड़े से भी मेंटल एक्साइटमेंट में पीरियड्स का आ जाना, ठीक है। रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड विद ग्लूमी मूड, ग्लूमी मतलब ऐसे धुंधला सा ख्याल, धुंधला सा मूड, है ना। रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड मतलब उसका दिमाग इतना ज़्यादा अशांत रहेगा। एवर्जन एंड रिपग्नेंस टू वर्क विद ग्रेट इरिटेबिलिटी, थोड़ा भी काम हमसे ना कराया जाए और थोड़ा भी काम बोल दिया जाए तो ये चिड़चिड़ा जाएंगे। और ये क्या इमेजिन करते हैं? जैसे इनके बाजू में कोई चल रहा है, गुमनाम है कोई, है ना, तो ऐसा इन्हें महसूस होगा, बट एक्चुअल में ये जो इमेजिनेशन है उनकी सत्य नहीं होती। फील्स शी विल लूज हर सेंसेस, और ऐसा उसे महसूस होगा इसकी पेशेंट को मेंटली कि वो अपने सारे सेंसेस खोने वाली है।
सीज एंड प्लेज विद कैट्स एंड अदर एनिमल्स इन डिलीरियम। अब वो अपने ख्यालों में, मैं ख्वाबों ख्यालों में बस खेलती रही थी, किसके साथ, कुत्ते और बिल्लियों के साथ, ठीक है। डिज़ायर टू गो होम, याद रखना कैलकेरिया का डिज़ायर टू गो होम रेमेडी है। चेंजेबल मूड, भैया एक एक मिनट में मूड बदल रहा है इनका। एपैथी, एपैथी इंडिफरेंस, एपैथी मतलब बहुत ज़्यादा निराशाजनक, मतलब ऐसे कोई होप ना हो, ठीक है, मतलब भाव रहित, भावहीनता। एपैथी का मतलब होता है भावहीनता। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा निराश, ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा अलग महसूस करना खुद को, दुनिया से हमें कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है। विरक्ति बोलते हैं ना, जो विरक्ति शब्द है इंडिफरेंस, और एपैथी मतलब होता है भावहीन, ठीक। हेटफुल एंड विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल, तो मैं इसको मार के रहूँगा, तो मैं इसको मार के रहूँगी। हेटफुल नफरत करने वाले, ठीक है। होपलेस ऑफ इवन गेटिंग वेल, और इन्हें जरा भी उम्मीद नहीं होती इनके ज़िंदगी से कि वो ठीक भी हो पाएंगे। सीज फेसेस एंड पर्सन्स ऑन क्लोजिंग द आइज, और इन्हें चेहरे दिखाई देते जब ये अपनी आंखें बंद करते हैं। बताओ वाला आंख बंद करके चेहरा देख रहा है कैलकेरिया का आपका पेशेंट, ठीक है। फिजिकल सिम्टम पे आते हैं। एवर्जन, कॉफ़ी, वार्म फूड, ग्रिल मीट, मिल्क, टबैको, स्मोकिंग हिज एक्कस्टम्ड सिगार, और उसका जो एक्कस्टम्ड सिगार है उसको स्मोक करने से, टबैको खाने से, मिल्क से, मीट से, ग्रूल से, वार्म फूड गर्म खाना खाने से, और कॉफ़ी से एवर्जन होता है। और डिज़ायर किसकी रहेगी, वाइन की, कोल की, कोयला, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, एग्स, फ्लोर, एसिड फ्रूट, आइसक्रीम, इंडाइजेस्टिबल थिंग्स, लाइम, स्लेट, पेंसिल और चौक। मिट्टी खाने की इच्छा होगी, क्यों, क्योंकि इनमें डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कैल्शियम की कि ये चौक, मिट्टी, स्लेट, पेंसिल जो दे दो सब खा जाएंगे, भले ना पचा पाए पर हम खा के दिखाएंगे, ठीक है। स्टार्च, मिल्क, ऑयस्टर, सॉल्ट, एसिड, ऐसी सारी अजीब चीज़ें और स्वीट थिंग्स की खाने की इनकी तलब होगी। स्लीपीनेस इन द डे, बस दिन में सोना है ना। अनक्लोजिंग हरिड विजन्स, अ चाइल्ड चूज एंड स्वॉलोज इन स्लीप, नींद में भी है इनके बच्चे क्या हो रहे होते हैं, चबाएंगे, स्वॉलो करेंगे, निगलेंगे, ठीक है, बट असलियत में तो कुछ खा नहीं रहे, बट नींद में वो ऐसा एक्शंस करते हैं, ठीक है। कोल्ड फीट एट नाइट इन द बेड, और इनके जो पैर हैं वो कैसे होंगे, रात को बेड में भी ठंडे होंगे। थ्रोज हिमसेल्फ अबाउट इन द बेड, नाइट स्वेट्स आफ्टर 3 AM, और ये अपने आप को बिस्तर में यहाँ से वहाँ फेंकते रहेंगे, ठीक है। और क्या होगा, रात के 3 बजे के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। स्वेट कैसे होगा, इन ओपन एयर, कोल्ड प्रस्पायरेशन, ठंडा पसीना आएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा बॉडी पसीना आने से। आफ्टर द स्लाइट एक्सर्शन ऑफ बॉडी, थोड़ा भी काम करेंगे तो कैसा पसीना आने लगेगा, ठीक है। सिंगल पार्ट का होगा, कंप्लेंट फ्रॉम सप्रेशंस, सॉर स्मेलिंग फ्रॉम हेड एंड विच वेट्स द पिलो, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्वेट्स ऑफन से स्वेट। अब क्या होगा, इनके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आता है पसीना, और कहाँ आता है, जो हेड है माथे में आएगा, और ये अपनी पूरी बिस्तर में जो तकिया है ना उसको भिगा देंगे अपने पसीने से, ठीक है। थर्स्ट कैसी है, इंक्रीज है, थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक है, एट टाइम नो थर्स्ट, कभी कभी देखो पर्टिकुलर टाइम पे इन्हें क्या है, प्यास लगती, बहुत ज़्यादा प्यास बढ़ी हुई रहती, पर किस चीज़ के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए। और इन्हें जो है बाकी टाइम क्या है, एट टाइम्स मतलब ऐसे ऐसे वक्त होता है जब इन्हें बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, ठीक है। ड्रीम्स, एमोरस, बिफोर मेंसेस ऑफ बिजनेस, एमोरस का अर्थ होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी के ड्रीम आते हैं इन्हें। बिफोर मेंसेस मतलब मेंसेस के पहले आएंगे ड्रीम्स, ठीक है। बिजनेस के सपने आएंगे, कंफ्यूज रहेंगे ये बहुत ज़्यादा। कंटिन्यूड आफ्टर वेकिंग, और जो सपने हैं वो जगने के बाद भी कंटिन्यूएशन में रहेंगे, ठीक है, वो बंद नहीं होंगे। मरे हुए लोगों के सपने आएंगे, डेड बॉडी के सपने आएंगे, और इवन सपने में इन्हें स्मेल भी आएगी डेड की, ठीक है, लाश की बदबू भी आएगी। डिजीज़ के भी सपने आएंगे, डॉग के आएंगे, या कुत्ता इन्हें काट लिया नींद में, ऐसे भी सपने आएंगे, या कहीं से गिर रहे हैं, बहुत फैंटास्टिक सपने भी आ सकते हैं। डरे हुए भयावह सपने भी आएंगे, हंगर के भी सपने, हंगर में भी, ठीक है, भूख भी लगेगी। ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे भी सपने आएंगे, मर्डर के सपने आएंगे, खौफनाक, डरावने, अनप्लीजेंट, ठीक है, क्वारल्स मतलब लड़ाई झगड़े के। अब एक और सपना आता है इन्हें, अनप्लीजेंट अनसक्सेसफुल एफर्ट टू डू वेरियस थिंग्स। मतलब क्या होता है अनप्लीजेंट, मतलब जो ये नहीं करना चाहते। अनसक्सेसफुल एफर्ट्स मतलब जो ये नहीं हो सकता इनसे, जो नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें ये अनसक्सेसफुल है, वैसे एफर्ट्स लगा के वो वेरियस चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है।
वो क्या है, अनसक्सेसफुल एफर्ट्स है। अनप्लीजेंट एक तो उन्हें पसंद नहीं है, अनसक्सेसफुल मतलब वो कार्य इनसे सिद्ध नहीं होने वाला, सपने में ऐसे कार्य वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात मतलब ये चीज़ वो देख रहे होते हैं। वैक्सेशंस, ठीक है, विजनरी और विविड, ऐसे सारे सपने ये देखते हैं। गाइडिंग सिम्टम हम देखेंगे, कोल्डनेस जनरल सिंगल पार्ट की होती है, हेड, एब्डोमेन, लेग, स्टमक, और ये क्या है, सेंसिटिव टू कोल्ड और डैम्प एयर है, ठीक है। वीकनेस, ग्रेट वीकनेस, प्रोस्टेशन मेंटली एंड फिजिकली विथ जो ये वीकनेस है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, इसको करेक्ट कर लेना, वीकनेस है, ठीक है, विटनेस नहीं है। वीकनेस रन ऑल थ्रू द रेमेडी, और जो है वीकनेस जो है वो पूरी की पूरी रेमेडी में देखने को मिलेगी, मतलब हर एक हालात में ये बहुत ज़्यादा वीक महसूस करेंगे, क्योंकि देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है ना कि वीकनेस महसूस करना तो जाहिर सी बात है, ठीक है। सेंसिटिवनेस, अब ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, फट से जुकाम पकड़ेगा इन्हें, ठीक है। कोराइजन सोरिक रीजन, सोरिक ओरिजिन एंड इन क्रॉनिक नेचर, और क्रॉनिक इन नेचर मतलब इनका जो कोराइजा है, मतलब जो जुकाम है वो कैसा है, नेचर में क्रॉनिक है, नाक बहते रहेगी, ठीक है, ऐसा है। थोड़ा भी ठंडी हवा लगे तो क्या होगा, फट से इन्हें कोल्ड पकड़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्रेविंग, तो इसे क्या क्रेव होगा, अनडाइजेस्टेबल थिंग, चौक, मिट्टी, कुछ भी खाना है, पेंसिल खाना है पर खाना है, ठीक है। डिज़ायर किसका होगा, एग का होगा। प्रेस्पायरेशन कैसा होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, हेड से होगी, मोस्टली कहाँ पे होगी, बैक ऑफ द हेड और नेक पे होगी, चेस्ट पे होगी, कैसी सॉर स्मेलिंग होगी, है ना। और क्या होगा, जब सो रहे होंगे सबसे ज़्यादा होगा। mal assimilation, malnutrition, mal assimilation causes emaciation, pit of stomach swollen like an inverted saucer। अब देखो जो रिकेट्स होगा, रिकेट का बच्चा कैसे दिखता है, पेट उसका पॉट वैलिड होगा, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है मैल न्यूट्रिशन और मैल एसिमेशन के कारण, ठीक है, किसमें, कैलकेरिया का आपके पेशेंट में। डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट, इनपरफेक्ट ऑसिफिकेशन, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, swelling, softening of bones, difficulty in learning to walk, stand and difficult delayed dentition। अब इनका डेंटिशन भी डिलेड होगा, लर्निंग भी डिलेड होगी, वॉकिंग भी डिलेड होगा, स्टैंडिंग भी डिलेड होगी, सब कुछ डिलेड होगा। बोन कैसी होंगी, सॉफ्ट होंगी, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगे इन्हें, ठीक है, थोड़ा भी गिरेंगे इनकी बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। और कैसी होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है। कंजेशन, कंजेशन ऑफ हेड, समटाइम्स हेड इज हॉट एंड एक्सटर्नल कोल्डनेस एंड इंटरनल हीट। अब कैसा होगा, जो माथा होगा अंदर से कंजेशन, मतलब ऐसे बंद बंद सा कंजेस्टेड फील होगा, ठीक है। और क्या होगा वहाँ पे इनको हेड में, मतलब ऐसे माथे में इंटरनली तो इन्हें क्या फील होगा, हीट, अंदर से गर्म और बाहर से माथा ठंडा, ऐसा महसूस होता है, ठीक है। ग्लैंडुलर अफेक्शंस, इन्फ्लामेशन एंड इंडिरेशन ऑफ ग्लैंड्स, पैरोटिड, फेशियल, सर्वाइकल, इंग्विनल, मैक्सिलरी एक्सेट्रा। मतलब जो पैरोटिड ग्लैंड होंगी, ठीक है, फेशियल ग्लैंड हो गई, सर्वाइकल, इंग्विनल, मैक्सिलरी, जितनी भी ग्लैंड्स है अपनी, लिम्फ नोड्स है, वो सारे पे क्या मिलेगा, इन्फ्लामेशन मिलेगा, इंड्यूरेशन मिलेगा, मतलब प्रॉपर सेक्रेशन नहीं होगा उससे। अभी मैंने जब ऊपर पढ़ा था तो देखो, मैंने आपको याद होगा ग्लैंडुलर इन्फेक्शन में मैंने पढ़ाया था आपको कि इनका फंक्शनिंग कैसा हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ सिक्रेशन कैसा होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, है ना। राइट साइडनेस, मतलब ये क्या है, इनके जो सिम्टम है वो पहले कहाँ पे आएंगे, इफेक्ट्स द राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। पहले जो सिम्टम अपीयर होंगे वो राइट साइड पे आएंगे, बाद में फिर लेफ्ट साइड पे भी जाएंगे, ठीक है। अल्सरेशन विद इंड्यूरेशन, कैंसरस अल्सर्स विद बर्न्स एंड स्टिंग एंड एवरी इंजरी टेंस टू अल्सरेट। और थोड़ी भी इंजरी होगी तो वहाँ पे इनको क्या हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगा, ठीक है। थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, और जहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू थे, अल्सरेशन मतलब ऐसे छाले फफोले पड़ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और जो अल्सर्स होंगे वो कैसे होंगे, कैंसरस होंगे, बहुत ज़्यादा जलन होगी, स्टिंगिंग मतलब ऐसे सुई चुबाई टाइप का सेंसेशन होता है, ठीक है। फीवर, इंटरमिटेंट फीवर आता है, चिल्स विथ थर्स्ट, और इनको जब ठंड लगती है तब बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, ठीक है। और क्या होता है, इनका जो बुखार आता है वो कितने बजे आएगा, 2 बजे, 2 बजे तगड़ी ठंडी लगेगी नहीं दोपहर के, ठीक है। बिगिन्स इंटरनली इन द स्टमक रीजन, और इनका जो फीवर है कहाँ से शुरू हो रहा है, जो स्टमक के इंटरनल रीजन से, मतलब पेट से इनका बुखार चढ़ रहा है, ठीक है, पेट से गर्मी आ रही, पेट से फीवर फील होगा, ठीक है। स्टिफनेस एंड क्रैम्प्स ऑल ओवर बॉडी, स्टिफनेस इन जॉइंट्स एंड क्रैम्प्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स। और स्टिफनेस मतलब देखो यार, न्यूट्रिशन ही नहीं है तो अकड़न तो जकड़न तो होगी ही ना, नर्व्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, मसल्स पूरी की पूरी मतलब उसे वीक पड़ गई हैं, ढीली पड़ गई हैं, है ना। तो बहुत जल्दी क्रैम्प भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्हें क्या है, नस खिंच जाएगी, ठीक है, मोच आना,
पीरियोडिसिटी, एग्रीवेशन एट फुल मून, न्यू मून एंड सनराइज। और इनका एग्रीवेशन कब होगा? फुल मून के टाइम पे, जब पूर्णिमा होगी, जब अमावस्या होगी, जब सूरज उगेगा, तब इनका क्या है? एग्रीवेशन देखने को मिलता है। स्लीप तो देखो स्लीपलेसनेस है, ठीक है, नींद नहीं आना प्रॉपर, रिटार्डेड स्लीप है, फ्राइटफुल ड्रीम्स हैं। स्लीपलेसनेस जो है वो फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ माइंड है। अब इनका दिमाग सो ही नहीं रहा है, तो ये सो ही नहीं रहे भैया, सपने ही देख रहे हैं ये बैठ के, ठीक है। तो इनकी स्लीप कैसी है? रिटार्डेड स्लीप है। एक्सक्वायरेशंस, द स्किन एक्सक्वायरेटेड सेवरल प्लेसेस एंड ऑल डिस्चार्जेस एक्सक्वायरेटेड, मतलब इनकी जो स्किन है वो कैसी है? एक्सक्वायरेटेड है, जो मतलब बहुत जगह से कटी फटी हुई मिलेगी। और डिस्चार्ज कैसे होंगे? वो भी ऐसे एक्सक्वायरेटेड, मतलब ऐसे चर देने वाले होंगे, ठीक है, उस जगह पे एक्सक्वायरेशन कराने वाले होंगे, ठीक है। बॉडी टेंडेंसी कैसी होगी? इनकी बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी? किस तरफ झुकाव होगा? बहुत जल्दी मोटे हो जाने की तरफ, ठीक है। मसल्स बहुत जल्दी ऐसे फ्लेबी हो जाती है, बच्चे के गाल लाल होंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती है, जुकाम हो जाता है। डेंटेशन डिफिकल्ट, डिलेड डेंटेशन विद कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट्स एंड ओपन फॉन्टेनल्स। तो देखो ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करूँगी। और ये वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, सारे नोट्स लिख लेना, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा सा स्किन को यहाँ पे मैंने पॉज दिया हुआ है, तो देखो आप लोग ये नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। अब इसके हम देखेंगे कफ की बात करेंगे। तो कफ कैसा होगा इसका? टिकलिंग ऑफ थ्रोट, मतलब गुदगुदी सा फील होगा गले में, ठीक है। ट्रबलसम एट नाइट, और इन्हें तकलीफ कब होगी? मतलब मेनली रात के वक्त, नाइट के टाइम पे इन्हें वो जो कफ है वो ट्रबल करेगा, ठीक है। और जो खांसी होगी वो कैसी आएगी? वन पेरोक्सिम है ना, ऐसी वाली खांसी आएगी। सेंसेशन कैसा होगा? इन्हें ऐसा लगेगा जैसे गले में धूल आ गई हो। फ्री एक्सपेक्टरेशंस इन मॉर्निंग, और बहुत ईजिली क्या होगा? एकदम से कफ भगा के निकल जाएगा, ठीक है। और कैसा होगा? परसिस्टेंस, लगातार कफ बना रहेगा, इरिटेटिंग कफ होगा, है ना। हंगर इनका रहता है रेवनस हंगर, ठीक है, राक्षस वाली भूख। दानव और राक्षस वाली भूख में फर्क होता है। राक्षस जो है वो कुछ भी खा लेगा, ठीक है, कैसा भी खा लेगा, और दानव जो है वो पर्टिकुलर चीज़ उस अमाउंट में खाएगा, ठीक है। तो इनकी भूख राक्षस वाली भूख होगी। और कब लगेगी इन्हें ये भूख? अर्ली मॉर्निंग लगेगी। और कैसी होगी? बस खाना खाते के साथ ही इन्हें खाली फील होने लगेगा, भाई और खाना है मुझे, तो और खाना है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लिकोरिया कैसा होगा। मिल्की वाइट डिस्चार्ज होगा, बर्निंग होगा, लिकोरिया के डिस्चार्ज से बर्निंग होगी, इचिंग होगी वल्वा में। और जो लिकोरिया वो कैसे मिलेगी? बिफोर प्यूबर्टी, मतलब जब प्यूबर्टी नहीं आई होगी, जब मेनार्क नहीं आया होगा, ठीक है, मेनार्की के पहले मिलेगा। और किस में मिलेगा? इन्फेंट्स में भी, मतलब जो नवजात बच्चियां हैं उनमें भी लिकोरिया मिलेगा, ठीक है, कैलकेरिया काम में। अब हम देखते हैं इसका माउथ। सॉर टेस्ट इन माउथ, ग्रेट थर्स्ट आफ्टरनून में, मतलब बहुत तगड़ी प्यास लगेगी। टूथ एक ओनली वाइल ईटिंग, और दांत दर्द देंगे जब वो खा रहे होंगे, चबा रहे होंगे। और इनका टूथ एक कैसे बढ़ता है? इनको एग्रीवेशन हीट से भी होगा, ठंडे से भी होगा, और गर्म से भी होगा। और कैसा होगा? इवनिंग में होगा, ठीक है। और इनके मुंह से ना बहुत गंदी बदबू आती रहेगी हमेशा, ठीक है। स्टमक कैसा होगा? मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा जो है कि थोड़े भी प्रेशर से इनको पेन बढ़ जाएगा। और पेन कहाँ पे बढ़ेगा? लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, ठीक है, विथ पेन इन एपिगेस्ट्रियम, मतलब एपिगेस्ट्रिक रीजन में इन्हें बहुत पेन होगा, विच इज़ वेरी पेनफुल, टेंडर टू टच, थोड़ा भी इनको छूने से प्रेशर से क्या होगा? दर्द महसूस होगा, ठीक है, दर्द होगा। एब्डोमेन पॉट पैलेट, जैसे पॉट पैलेट मैंने आपको बताया जो रिकेट्स के बच्चे होंगे, ठीक है, उनमें कैसे पॉट पैलेट स्टमक होता है ना, जैसे घड़े के शेप का पेट होता है निकला हुआ सा, वैसा ही इनका एब्डोमेन दिखाई देगा। सेंसिटिव टू स्लाइट प्रेशर, मतलब थोड़ा भी प्रेशर होगा तो इन्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। लीवर रीजन में, और कहाँ पे? लीवर रीजन में पेन होगा, बहुत पेनफुल होगा, ठीक है। स्टूपिंग इंग्विनल कैनाल, मतलब इंग्विनल जो ग्लैंड होगी वहाँ पे स्टूपिंग टाइप का पेन होगा, ठीक है। और मेजेंट्री ग्लैंड्स में भी इन्हें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा पेट में फैट जमा होगा। कॉन्सिक्वेंट डिस्टिंक्शन एंड हार्डनेस, मतलब बहुत ज़्यादा पेट ऐसे निकला हुआ होगा, और हार्डनेस मतलब ऐसे देखना कुछ लोगों का पेट क्या निकलने के बाद सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, इनका पेट हार्ड हार्ड रहेगा, ठीक है, हार्डनेस होगी वहाँ पे। नोज फ्रिक्वेंट स्नीजिंग विदाउट कोल्ड, ड्राइकोराइजा, मतलब सूखी सर्दी खांसी होगी, सूखी जुकाम मिलेगी। और क्या है? जो छींकें आएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आएंगी, और बिना कोल्ड के आएगी, मतलब जुकाम, ऐसे ठंड तो नहीं लगी है बट क्या है, कोल्ड मतलब ऐसे ठंडा नहीं रहेगा, ठीक है, ठंड के बिना भी बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ब्रोंकियल आस्थमा, सीवियर एंड नॉक्शियस आस्थमा, मतलब बहुत ज़्यादा अचानक तेज
और बहुत ही एनॉक्शियस मतलब ऐसे तनाव वाला जो होता है ना, बहुत वायलेंट अस्थमा, ठीक है, वैसा होगा। सांस लेने में दिक्कत होगी, स्टिचेस इन चेस्ट मतलब ऐसे स्टिचिंग पेन होगा चेस्ट में, ठीक है। टेंशन इन लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, और लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट जो है वहाँ पे भी क्या मिलेगा, ऐसे दबाव महसूस करेंगे, ठीक है। माउथ नो थ्रस्ट, बिल्कुल भी प्यास नहीं रहेगी जब इन्हें आस्थमेटिक अटैक आएगा। एग्रीवेशन इन मॉर्निंग इन आफ्टरनून बाय सिटिंग, मतलब बैठने पे, आफ्टरनून पे और मॉर्निंग टाइम पे इनको ब्रोंकियल आस्थमा होता है जनरली, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है प्री ट्यूबरकुलर कंडीशन की, मतलब जब ट्यूबरकुलर कंडीशन हमें ऐसे सिम्टम दिख रहे होते हैं कि ट्यूबरकुलर कंडीशन है, ठीक है, तो तब ये मेडिसिन देने से ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है प्री ट्यूबरकुलर कंडीशन की। और ट्यूबरकुलर अफेक्शन ऑफ लंग, टॉल स्लेंडर, और मैंने आपको बता ही दिया है कि रैपिडली ग्रोथ जो यूथ होते हैं, पीपल होते हैं, उनमें ये ट्यूबरक्लोसिस वाला सिम्टम मिलता है। इट इज़ एन इनफेलिएबल रेमेडी, यूजुअली द अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग इज अफेक्टेड। और ये इनफेलिएबल मतलब ये बिल्कुल भी फेल होने वाली मेडिसिन नहीं है प्री ट्यूबरकुलर कंडीशन में, ठीक है। और ये अपर थर्ड ऑफ राइट लंग में जब अफेक्शन देखने को मिलता है तब ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। यूरीमिया की बात करेंगे, बॉट अप बाय स्टैंडिंग ऑन cold damp pavements and working while standing in cold water in modelers and workers in cold clay call for this remedy with marvelous result। तो देखो जब भी किसी को डैम्प एरिया में मतलब नमी वाली जगह में या वॉशिंग जो एरिया होता है वहाँ पे खड़े होकर काम करे कोई, और अगर उसको जो है कि यूरीमिया मतलब यूरिन से रिलेटेड या ऐसे सारे स्वेलिंग्स वाले जो भी चीज़ें मिले, तो उसके लिए ये बहुत ही मार्वलस मतलब बहुत ही शानदार रेमेडी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर्स की। तो देखो इसका चाइल्ड कैसा होगा, फेयर फ्लैबी रेड फेस, ठीक है। एब्डोमेन सॉलन होगा। तो देखो अब जब भी पर्टिकुलर्स लिखो ना किसी भी मेडिसिन का, मान लो एग्जाम में नहीं याद आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप उस दवा का इंट्रो लिख दो भाई। इंट्रो तो पता है ना, इंट्रो तो नहीं बदलेगा, चाहे वो दुनिया को कोई भी पर्टिकुलर पूछ ले किसी भी मेडिसिन का, इंट्रो छाप दो। उसके बाद अगर आपको थोड़े मेंटल सिम्टम याद है तो थोड़े मेंटल लिख दो, फिर थोड़े से आपको चाइल्ड का याद है तो चलो चाइल्ड लिख दो 4 पॉइंट। उसके बाद एग्रेवेशन एम्युलरेशन तो मेडिसिन का कॉमन ही रहेगा, वो लिख दो। तो शॉर्ट नोट में अगर आते हैं भाई ऐसे लिखो ना, मार्क्स का ही नहीं जाएगा, है ना, मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे लिखो। अब देखो ऑब्स्टिनेट, क्राइज परसिस्टेंटली, सेल्फ विल्ड, हेड कैसा होगा, लार्ज होगा, ओपन फॉर नेल सूचर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, ओपन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तो वो सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी किसमें, चाइल्ड में। अब देखो इंपॉर्टेंट बात जो उसकी चाइल्ड की है, वो चूज एंड सॉलोज इन स्लीप, ठीक है। एवर्जन टू मिल्क एंड मीट, क्रेव्स फॉर एग, ठीक है। क्रैम्प और कॉन्ट्रैक्शन होगा फिंगर और टोज, और जो टोज और फिंगर्स होंगी वो इजिली स्प्रेन मतलब उसमें बहुत जल्दी मोच आ जाएगी, ठीक है। और नींद में क्या है, चबाएंगे और निगलेंगे बच्चे, एक्चुअल में कुछ नहीं खा रहे होंगे सोते टाइम, बट नींद में ऐसे ऐसे मुंह को ऐसे ऐसे बम बम करके चबाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, स्वालो करेंगे मतलब ऐसे निगलेंगे, ऐसे गुटकेंगे, ठीक है। और यह है एक्सट्रीम फोटोफोबिया, मतलब ऐसे इन्हें फ़ोटो खिंचाने से बहुत डर लगता है, ठीक है। लाइट, फोटो मीन्स लाइट, तो जैसे फ्लैश लाइट होती है ना फोटो खिंचाने के टाइम फ्लैश लाइट जलती है, तो वैसे मतलब समझो कि इन्हें फोटोफोबिया मतलब ऐसे लाइट जो फ्लैश आती है ना उससे इनको डर लगता है, एक्सट्रीम डर लगता है, ठीक है। कर्वेचर ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स, स्पाइन, डिलेड ऑसिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो यही सारी चीज़ें आपको किस में लिखनी है, आपके चाइल्ड में लिखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बेबी की। तो ट्यूबरकुलर डायथिसिस होती है इसके बेबी की, एनलार्ज ग्लैंड होगा। अब ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है तो ग्लैंड में स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। ग्रोथ कैसी होगी, इरेगुलर होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, स्पेशली ऑन असेंडिंग, मतलब जब ये नीचे की तरफ इनके बच्चे झुकते हैं तब इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हार्ट कैसा होगा, इनका वीक होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं तो कैलकेरिया का डायरिया कैसे होगा, भैया चौक है, ठीक है, चौकी डायरिया होगा, मतलब ऐसे चौक की तरह वाइट स्टूल होगा, ठीक है। टेंडेंसी टू डायरिया प्लस एसिड स्टमक, मतलब पेट में भी एसिडिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम प्लस बर्निंग पेन ड्यूरिंग स्टूल, और क्या मिलेगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम मतलब इनका रेक्टम बाहर की तरफ आ जाएगा, और बर्निंग पेन होगा जब ये भैया जब ये स्टूल पास करेंगे ना तो इन्हें बर्निंग पेन होगा, ठीक है, इसे जलन वाला दर्द होगा। स्टूल इनका ऑफेंसिव होगा, वाइट होगा, सॉर होगा, फ्रिक्वेंट होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिलेंगे। और ये मेडिसिन कैसे करेगी काम, प्रिकर्सरी टू ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स में भी काम करेगी। अब देखते हैं इसका वॉर्म्स। तो ये जो है ना वॉर्म्स देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस मेडिसिन का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो देखो कैलकेरिया का आपका जो वॉर्म्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होता है कि इनकी पेट की इंडाइजेशन की कंडीशन ऐसी रहती है, देखो बहुत ज़्यादा सौर, बहुत ज़्यादा इनको क्या एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से फर्मेंटेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। इनके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन फॉर्म होता है। उसकी वजह से क्या है, इनको वॉर्म्स को बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट मिल जाता है ग्रो करने का, तो इसलिए इनको पेट में बहुत ज़्यादा वॉर्म फॉर्मेशन हो जाएंगे, ठीक है। पासेस वॉर्म इन स्टूल एंड वॉमिटस, और इनकी बहुत खास बात है, इनके वॉमिट में भी वॉर्म निकलता है, ठीक है। और बहुत अच्छी मेडिसिन है ये टेप वॉर्म में, ठीक है। टेप वॉर्म को चाहे मार के निकाले, उल्टी से निकाले, टट्टी से निकाले, आगे से निकले, पीछे से निकले, कहीं से निकले, मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर वॉर्म्स निकाल के रहेगी हमारी कैलकेरिया कार्प, टेप वॉर्म्स स्पेशली, ठीक है। बोन इन्फेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सारी चीज़ें। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स मिलेगी, ठीक है। डिफॉर्म्ड होगी, इरेगुलर ग्रोथ होगी, लेट लर्निंग, लेट वॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। टीथ आपको मैंने बता दिया है कि टाइम पे नहीं आएंगे, ऑसिफिकेशन डिलेड हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी मिलेगी हमारी बोन्स में, बॉडी में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बस इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है फिर से मैं आपको याद दिला दूँ। देखो ब्राइट रेड ब्लड फ्लो, कैरेक्टर ऑफ फ्लो कैसा होगा इसका, ब्राइट रेड ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। थोड़े से भी लीस्ट मेंटल एक्साइटेशन में क्या होगा, इनका प्रोफ्यूज फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और इनके पैर कैसे होंगे, बिफोर मेंसेस, पीरियड्स आने के पहले इनके पैर एकदम ठंडे हो जाएंगे, पैर के तलवे एकदम ठंडे पड़ जाएंगे, ठीक है। डैम्प मतलब ऐसे नमी से पसीजे हुए से हो जाएंगे, ठीक है। हेडेक, चिलनेस एंड कॉलिक बिफोर मेंसेस, और इनका जो है मेंसेस आने के पहले क्या होगा, हेडेक होगा, सर दर्द देगा, ठंड लगेगी, कॉलिक मतलब इनका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। वर्टिगो, रश ऑफ ब्लड टू हेड, मतलब चक्कर भी आएगा, वॉमिटिंग भी होगी, सर गर्म भी हो जाएगा, रश ऑफ ब्लड होगा सर में, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, टेंसमस ड्यूरिंग पीरियड्स, नसें खींचेंगी, दर्द होगा, ऐसे अकड़न, ऐठन, जकड़न सब हो जाएगी, ठीक है। और इनके पीरियड्स आने के बाद क्या है, इनका कॉलिक ठीक हो जाता है, पेट ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमेटिक अफेक्शन, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है रूमेटिक अफेक्शन में। अब इसमें क्या हो रहा है, गाउटी अफेक्शन हो रहा है, मतलब जॉइंट्स में क्या है, गाउट मतलब बात, ठीक है। जो यूरिक एसिड होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इनलार्ज जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स में स्वेलिंग मिलेगी, ऐसे जॉइंट्स सूज जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, स्मॉल जॉइंट जैसे हाथ की जो उंगलियां हो गई, वहाँ पे गाउट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ किससे होगी, जो डैम्प वेदर होगा, जो नमी वाला मौसम होगा, ठीक है, जो उमस वाला मौसम होगा तब। और कब, जब ये ठंडे में पैर डाले, या ठंडे में, या नाइट में इन्हें आराम मिलता है, जब नाइट में ऐसे बिस्तर की गर्मी मिलती है तब इन्हें आराम मिल जाता है, ठीक है। जब नाइट में से वार्म टेम्परेचर होता है तब इन्हें आराम मिलता है। ग्लैंडुलर अफेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे इनको ग्लैंड में अफेक्शंस होगा। देखो ग्रोथ कैसी होगी, इन्फिल्ट्रेटिंग सराउंडिंग टिश्यूज, मतलब इनकी ग्लैंड की ग्रोथ इतनी ज़्यादा इरेगुलर और ऐसी खराब हो जाएगी ना कि वो आसपास के टिश्यू को भी अफेक्ट करेगी। सिक्रेशन प्रॉपर होगा नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी वो वाली लाइन बताई थी। फंक्शन ऑफ सिक्रेशन कैसा होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। स्वेट ऑन फोरहेड, फेस और बैक ऑफ नेक, और जो आप जैसे टच करोगे तो क्या है, ठंडक मिलेगी। अब ऑब्वियसली कोल्ड परस्पायरेशन है तो ठंडा तो मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ कहाँ पे हो रहा है इसका परस्पायरेशन, फोरहेड में हो रहा है, फेस में हो रहा है, बैक ऑफ नेक में हो रहा है, ठीक है। चेस्ट ट्रबल्स देखेंगे तो स्पिटिंग ऑफ ब्लड, अब देखो प्री ट्यूबरकुलर फेस है तो स्पिटिंग ऑफ ब्लड तो होगा, खांसी आएगी, बहुत लंबी प्रोलॉन्ग कफ होगा, ठीक है। सेंसेशन ऑफ डस्ट इन थ्रोट होगा, लेसिट्यूड होगा, ऐठन, जकड़न, ऐसे हल्का भी छूने से दर्द होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी बॉडी, ठीक है। लेसिट्यूड, थकान मिलेगी, ड्राई टिकलिंग कफ होगी, ठीक है। कफ कैसी होगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। स्टिचिंग पेन होगा चेस्ट में, एग्रीवेटेड इन कोल्ड एंड इवनिंग। ग्लैंडुलर इमेसिएशन ऑफ लिम्स, ठीक है, मतलब सॉरी ग्रेजुअल इमेसिएशन ऑफ लिम्स, मतलब ऐसे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होगी, टायर्डनेस फील होगा, ठीक है। बहुत थकान, कमज़ोरी ऐसे फील होगा, हाथ पैर में जान नहीं है ऐसा फील होगा, ठीक है। हेड ट्रबल्स मैंने आपको बता ही दिया है कि सर से कैसे पसीना आ रहा है, ठीक है। स्टूपिफाइंग हेडेक्स होगा, स्टूपिंग टाइप का हेडेक होगा, ठीक है। टेयरिंग हेडेक होगा, कहाँ पे होगा टेयरिंग हेडेक, कहाँ पे, ऐसे सर फटे टाइप कहाँ लगेगा, आइस के अबव, जो आपकी आईब्रोज होती है वहाँ पे। एक्सटेंडिंग टू नोज, अब देखो पॉलिप है, पॉलीपाई है, ठीक है। पैरानेजल साइनस ब्लॉक है इसकी। अब इस वजह से क्या होगा, जब भी साइनस होंगे ना आसपास की, वहाँ सारे क्या स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पे पेन मिलेगा। तो अपनी आईब्रोज के ऊपर हो गया, ठीक है, वहाँ पे साइनस हो गया, नेजल साइनस हो गया, अपने एथमॉइड साइनस हो गए,
तो यहाँ पे सारे में क्या मिलेगा, स्वेलिंग हेडेक में, मतलब ऐसे हेडेक मिलेगा, वहाँ पे दर्द होगा, ठीक है। रिलीव्ड बाय हॉट एप्लीकेशन एंड डार्कनेस, अब देखो इसको एक्सट्रीम फोटोफोबिया है तो इसको डार्कनेस में इसके हेडेक में आराम मिलेगा, ठीक है। और क्या है, हॉट एप्लीकेशन, ऐसे गर्म चीज़ें अप्लाई करने से इसको आराम मिलता है। एग्रीवेटेड इन डे लाइट, और जब सूरज की, वही सनराइज वाली बात हो गई, जब सनराइज होगा तो इसकी दर्द बढ़ जाएंगे। अब पीरियोडिक हेडेक्स होगा, हर हफ्ते और दूसरे हफ्ते में इनका सर का दर्द वापस आएगा। नोजिया, वॉमिटिंग और बहुत तगड़ा वाला हेडेक के साथ, ठीक है। अब हम इस दवा के देखते हैं जनरल मोडालिटीज। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर मिडनाइट। बच्चा रात के 2-3 बजे चिल्ला रहा था, आपका जो स्वेटिंग हो रही थी माथे से प्रोफ्यूज, वो भी कब हो रही थी, 3 बजे हो रही थी, ठीक है। फ्रॉम कोल्ड, थोड़ी भी ठंडी हवा लगी तो बस सर्दी पकड़ ली। ड्यूरिंग फुल मून और न्यू मून, बस अमावस्या और पूर्णिमा भी इनका क्या है, एग्रीवेशन हो रहा था इनकी तकलीफ का। वेट वेदर, जो नमी वाला उमस वाला मौसम होता है उसमें भी इनकी तकलीफें बढ़ जाती, गाउट हो जाता है, ठीक है, गाउट में पेन होता है। फ्रॉम वॉशिंग, मतलब बर्तन धोने, कपड़े धोने, जो पानी वाला काम है उससे भी इनकी तकलीफें बढ़ती हैं। कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से भी बढ़ती हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से, मिल्क खाने से। स्ट्रेचिंग अफेक्टेड पार्ट, मतलब जो भी इनके अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं, मतलब जो भी अफेक्टेड हाथ पैर हैं जहाँ पे इन्हें दर्द है, उसकी स्ट्रेचिंग कर देने से। अगर ये सामने झुक रहे थे तो क्या हो रहा था इन्हें, ठीक है, सामने झुकने से इनको पेन हो रहा था, है ना, तो असेंडिंग डाउनवर्ड, या अगर ये थोड़ा भी झुक रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो इनकी तकलीफ बढ़ रही है। और खाना खाने के बाद एम्बलेशन कब होगा, इनको तकलीफों में आराम कब मिलता है, ड्राई वेदर से। लेइंग ऑन पेनफुल साइड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, जिस तरफ ये सो रहे होते हैं, जिस तरफ ये मतलब जिस तरफ पेन होता है उसी तरफ अगर ये लेटें तो क्या होगा, इन्हें आराम मिलता है। आफ्टर राइजिंग, उठने के बाद, ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट और नाश्ता करने के बाद, नॉट आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट इन्हें इनकी कंप्लेंट में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस मेडिसिन का थेरापेटिक्स। एब्डोमिनल डिसऑर्डर, एसिडिटी, एनीमिया, बोन अफेक्शन, ब्रेस्ट अफेक्शन, कैंसर, कॉर्नियल ओपेसिटी, कफ, डेंटेशन, डायबिटीज, डायरिया, ड्रॉपसी, डिस्पेप्सिया, एपिलेप्सी, आई अफेक्शंस, फेटिसिस, फीवर, ग्लैंडुलर अफेक्शंस, हेडेक, लिकोरिया, लंग अफेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मिसकैरेज, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर, रिकेट्स, rheumatism, respiratory troubles, skin affections, tuberculosis, ulcer, uterine affection, vertigo and worm troubles। तो देखो इतनी चीज़ों की अच्छी मेडिसिन। अब इसे याद कैसे रखना है, तुमने जितने पर्टिकुलर पढ़े, जितने तुमने फिजिकल सिम्टम्स पढ़े, जितने तुमने गाइडिंग सिम्टम पढ़े, सब याद है ना, एकदम मस्त याद है ना, तो बस उठा के इसी को इसमें लिख देना है। जितने याद हो, पॉलिप लिख देना, वर्टिगो लिख देना, रेस्पिरेटरी लिख देना, स्किन इन्फेक्शन याद है, ट्यूबरकुलर याद है, अल्सर याद है, कैंसरस अल्सर्स में भी काम आ रही है, ठीक है। यूट्राइन इन्फेक्शन जो प्रोफ्यूज मेंसेस हो रही है उसको भी लिख देना, ठीक है। वर्टिगो, चक्कर आ रहा है, ठीक है। वॉर्म ट्रबल है, टेप वॉर्म निकालने में, मिसकैरेज, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, लंग इन्फेक्शन, लिकोरिया। लिकोरिया कैसे हो रहा है इसका, बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है ना। ग्लैंडुलर इन्फेक्शन, हेडेक हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, जो पेट में बहुत ज़्यादा खट्टी डकारे है, सॉर इरिटेशंस हो रही हैं, सॉर जो स्टूल पास हो रहा है, ड्रॉपसी हो गई, ठीक है। डायरिया हो गया, डायरिया इसका कैसे हो रहा है, स्टूल जो हो रहा है वाइट चौक जैसा हो रहा है, ठीक है, चौक की तरह वाइट हो रहा है, ठीक है। चौक कैसी होती है, मैंने आपको बताया ना, सी पेल सी भुरभुरी वैसी टाइप का वाइटनेस वाली, ठीक है। कफ में, डेंटिशन में, डिलेड डेंटिशन है, कैंसर में, कॉर्नियल ओपेसिटी में, बोन अफेक्शन में, ब्रेस्ट में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों में भी ये मेडिसिन अपनी काम कर रही है। तो ये चीज़ें याद रखना। देखो मटेरिया अगर समझनी है ना, पढ़नी है, मतलब सिम्टम याद करने हैं, हर दवा अलग होती है। देखो किसी ने भी कह दिया ना कि हर दवा सेम है, तो नहीं भैया, हर दवा सेम बिल्कुल नहीं है। तुमने पढ़ने में कमी रखी है या तुमने सही से पढ़ा नहीं है, ठीक। कैसे याद रखना है वो अलग मैटर कि तुम्हें एक बार में याद नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। इतने सारे सिम्टम है, हर एक मेडिसिन के हर एक सिम्टम याद होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हें जब जितनी बार तुम जितनी बुक से पढ़ोगे तुम्हें नई चीज़ें मिलेंगी, प्लस क्या होगा, तुम्हें बार बार सिम्टम रिकॉल होंगे। मतलब ऑडियो विजुअल तुम्हारा क्या होगा, बार बार रिकॉल करेगा। कैसे, तुमने एस.के. दुबे से पढ़ ली, जे.डी. पाटिल से पढ़ ली, निरंजन मोहंती से पढ़ ली, एलेंस की नोट से पढ़ ली। अब 99 या 90% सिम्टम तो सारे सेम है। जैसे मेरे नोट्स में भी तुम देखोगे सिम्टम सेम है। क्यों, क्योंकि हर एक ऑथर, हर एक राइटर ने मैक्सिमम बातें तो सेम ही लिखी है ना, क्योंकि वही तो सिम्टम है, बदलोगे थोड़ी ना। तो जब आप बार बार डिफरेंट बुक से, डिफरेंट मतलब मटेरिया मेडिका से बार बार पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम्स तुम रीड करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो इतनी क्लियरिटी हो जाएगी ना कि तुम्हें एकदम से पता होगा कि अरे ये तो यही मेडिसिन है। तब तुम कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो बार बार अलग अलग मटेरिया मेडिका पढ़ो तो तुम्हें सिम्टम याद होने लगेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रेमेडी रिलेशन। एंटीडोटेड बाय चाइना, नाइट्रिक एसिड, कैम्फर, एपिकाक, डल्कामारा, सल्फर। कंपेयर है, इसका कंपैरिजन कैसे करना है आपको, लाइकोपोडियम, साइलेशिया, पल्सटीला और कैमोमिला।
कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी रस्टॉक्स और बेलेडोना। एंटीडोडल टू अभी किसको एंटीडोट कर रही है, तो डिजिटालिस नक्सोमिका। नाइट्रिक एसिड मिजेरिनम, चिनिसल्फ, नाइट्रिक एसिड फॉस्फोरस और अपनी जो है चाइना, ठीक है, और बिस्मिथ, ठीक है। फॉलोवेल है इसकी लाइकोपोडियम फॉस्फोरस, नक्सफॉर्म, कालिका, साइलेशिया, कैम्फरन, क्यूपरिकम। इनिमिकल है इसकी ब्रोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फर और बैटा कार्ब, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स देखो जो डिफरेंट बुक्स में मुझे मिलते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं आपके लिए भी लाती हूँ लिख के, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार देखो नोट्स बनाने में, 4 बुक को पढ़ के चारों से नोट्स बना के लाना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। और ऐसे नोट्स बनाना कि जिससे कि बार बार चीज़ें रिकॉल हो और आपको याद हो जाए पूरी, है ना। इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। देखो आप शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स तक जाएगी चीज़ें, वो शेयर करेंगे उनके फ्रेंड्स तक जाएगी, और ऐसे करके क्या होगा पता है कि बार बार जितने बार चीज़ें जाती है ना लोगों के पास तक, वो ये होता है कि अरे तूने ये पढ़ा, तूने ये देखा, तुझे ये पता है, मैंने इस मेडिसिन में ये भी पढ़ा था, मैंने इस मेडिसिन में वो भी पढ़ा था। तुम जितनी बार वीडियो देखोगे ना उतनी बार तुम्हें सिम्टम उतने सारे याद होंगे। जैसे मान लो एक बार वीडियो देखे एक सिम्टम याद हुआ, दूसरी बार देखे तो दूसरा याद हो गया, 3 याद हो गए, 4 याद हो गए। तो जितने मल्टीपल टाइम्स तुम बुक्स पढ़ोगे और जितने मल्टीपल टाइम्स तुम इस वीडियो को देखोगे तुम्हें वो सिम्टम याद हो जाएंगे, ठीक है, बाय हार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और मैक्सिमम मैं यही बोलूँगी कि बुक्स अच्छे से पढ़ो अपनी, है ना। एक्ट्स वेरी वेल आफ्टर सल्फर। तो देखो इस मेडिसिन में क्या है, क्रॉनिक और बेलेडोना, मतलब बेलेडोना को एक्यूट कंडीशन में देना है और क्रॉनिक क्या है इसकी कैलकेरिया कार्ब। नेवर यूज बिफोर सल्फर, और सल्फर के पहले इस मेडिसिन को कभी भी यूज नहीं करना है। एक्ट्स वेरी वेल आफ्टर सल्फर, और सल्फर के बाद ये 1 डोज सल्फर का दो, इसके बाद कैलकेरिया कार्ब दो, ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करेंगी। should not be repeated, but in children it can be repeated in lower potency। अब क्या है इसका रिपीटेशन नहीं करना है बड़ों में ज़्यादा बार, ठीक है, बट बच्चों में क्या है हम इसको लोअर पोटेंसीज में दे सकते हैं। सल्फर हैज़ हीट इन पैचेस, कैलकेरिया हैज़ कोल्ड इन पैचेस, कैंट से स्वेट ऑल्सो इन पैचेस। अब हमारे कैंट सर क्या बोलते हैं कि इस मेडिसिन में क्या है पैचेस में आ रहे हैं ना यार, जैसे पैचेस कैसे होते हैं, धब्बे में आ रहे हैं, मतलब ऐसे समझो कि टुकड़ों में आ रहे हैं ना, कैसे माथे पे आ रहा है पसीना, फोल्ड्स मतलब ऐसे माथे पे आ रहा है, चेस्ट पे आ रहा है, ठीक है, एक्सिला पे आ रहा है, पूरे होल इन जनरल बॉडी पे नहीं आ रहा है, अपर पार्ट पे आ रहा है, ऐसे पैचेस में आ रहा है, ठीक है। और क्या है हीट इन पैचेस, मतलब ऐसे गर्म मिलता है सल्फर में, और कैलकेरिया में क्या है कोल्ड परस्पायरेशन है, ठीक है, कोल्ड इन पैचेस है। ग्रोज एंड क्योर्स पॉलीपाई, मतलब जो कैलकेरिया कार्ब है वो बहुत अच्छे से पॉलिप ग्रो भी कर सकती है और बहुत ही अच्छे से पॉलिप क्योर भी करती है। बेबीज आर ऑलवेज मोर और लेस वॉर्मी, और बेबीज ज़्यादा और कम वॉर्म्स तो होंगे ही होंगे इनके बच्चों में, ठीक है, जनरली पाए ही जाते हैं। तो ये था आपका कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन। देखो वीडियो बनाने में नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो अच्छा लगे वीडियो तो, है ना। अगर कुछ लगे कि हाँ मैडम इसमें ऐड कर दो या इसको ऐसे चेंज कर दो तो सजेशन भी दे सकते हैं आप अपने कमेंट्स में, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।